Hello, everybody. Good morning to all of you friends. मैं सुजीत सर, कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक क्लास 9th की बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति से हम लोग केवल क्रांति को ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस फ्रांस की क्रांति का पूरी दुनिया को मैसेज क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आज जिस लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रियलिटी है यही है कि फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही ये देन है। मोनार्की का किला ढहता है। मोनार्की मतलब राजतंत्र का, उस राजशाही व्यवस्था का अंत और धीरे धीरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश होता है और टोटली एबॉलिश द मोनार्की सिस्टम। मतलब वी कैन से द एंड ऑफ द मोनार्की सिस्टम, feudal system, and emergence of the democratic and republic concept, not only the France only but also the spreading of the world level। किस प्रकार पूरी दुनिया में फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, गणतंत्र की बात को रखा और आज आप हम सभी एक इंडिपेंडेंट वातावरण में, इन्वायरमेंट में, एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक तरीके से रह रहे हैं। हम अपनी इक्वलिटी की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं और हर जगह पर अमन, चैन, स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये बहुत कुछ इस फ्रांस की क्रांति की ही देन है। आज जो हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, सरकार बनाने का, सरकार को एक तरह से हटाने का भी, ये आज के कॉन्सेप्ट में ये सभी कुछ उस समय की क्रांति की देन है। तो आइए इस पूरी क्रांति को एक समरी के रूप में, एक स्टोरी मेथड्स के रूप में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उन पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस को फोकस करेंगे। मतलब व्हाट वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस भी है, ये फॉर्मेट भी है। फ्रांस की जो सामाजिक है, आर्थिक है, इवन उसकी जो पॉलिटिकल, राजनीतिक और रिलीजियस सभी कंडीशंस को देखेंगे जिसने क्रांति को जन्म दिया। क्रांति की शुरुआत और ग्रोथ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। फ्लैशबैक में पूरा चैप्टर जाता है, लेकिन हम यहाँ फ्रांस के समाज से लेंगे। पहला यूनिट से स्टार्ट करेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फर्स्ट यूनिट है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, अर्थात 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 18th सेंचुरी से क्या मतलब बच्चों? यहां पर इसका मतलब यह है कि 1701 से 1800 की जो पीरियड्स होती है 18th सेंचुरी कहलाता है। क्योंकि यहाँ लिखा है लेट 18th सेंचुरी, इसका मतलब क्या है? ये 1751 से 1800 की कंडीशंस को बयान करता है। और इसमें भी आपके बुक में ये तब से चर्चा है, इस पर डिस्कस है, जब यहाँ का किंग लुइस 1774 में राजा बनता है 20 इयर्स के एज में। 20 इयर्स के एज में यहां पर देखना यह है कि क्या वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस थी, वहां के राजा, वहां की रानी, वहां की सामाजिक व्यवस्था को पहले देखते हैं। लुइस 16 वाज किंग ऑफ फ्रांस फ्रॉम बुर्बन फैमिली। राजवंशों का शासन आप एक प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं, भारत में भी देखते हैं, पूरे यूरोप में देखिए, यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हैं, फ्रांस का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हर राजवंश जहां भी राजशाही रही है वहां पर एक हायरार्की सिस्टम, एक डायनेस्टिक वंश परंपरा देखने को मिला है। यहाँ पर
लुईस 16 बुर्बा वंश का राजा है, इसके पहले लुई 15, लुई 14 रह चुके हैं। और लुईस 16 का मैरिड प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, मतलब मैरी एंटोनेट वहां की रानी है। ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, काफी लग्जेरियस लाइफ रहा है, इनकी मैरिज हुई। पहली चीज पॉलिटिकल कंडीशन में। अब फिर इसी सोशल पॉलिटिकल कंडीशन में देखिए कि जब फ्रांस की गद्दी पर लुईस 16 बैठा है तो वो किस प्रकार गद्दी पर बैठा है, वो इकोनॉमी को किस रूप में पाया है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंट ट्रेजर्स ऑफ द पैलेस। पैलेस मतलब राजमहल को, वर्साई के राजमहल को, जहां पर राजा सिंहासन पर बैठा, वो पेरिस में वर्साई का राजमहल है। वो समाज जो है उस समय की जो राजगद्दी है, सिंहासन है, फ्रॉम एम्प्टी ट्रेजर्स, राज खजाना अर्थात एकदम बिल्कुल रिक्त है, एम्प्टी है, राजकोष एम्प्टी है। तो व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ द एम्प्टी ऑफ ट्रेजर्स ऑफ द पैलेस ऑफ फ्रांस? क्या कारण थे फ्रांस के खजाने के रिक्त होने के? इसके संदर्भ में आपको हम बताएं बच्चों, इसको जरा यहां से समझते हैं। यूरोप में ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है, आपके बुक में चर्चा है। ये दोनों आपस में बनती नहीं, 36 का आंकड़ा है। और मान लीजिए ये आपका अमेरिका है, जिसको आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। एक जमाने पर ये अमेरिका भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी। कॉलोनी समझते हैं, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी, अपनी देश, हम इसके इतिहास को खूब समझ रहे हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन ने अमेरिका पर भी शासन किया था एक लंबे समय से, और अमेरिका को टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटेन को। जबकि आने वाली जनरेशन वो ये महसूस करती थी कि जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ब्रिटेन में, हम टैक्स क्यों पे करें, हम क्यों अपने को गुलाम समझे ब्रिटेन का। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अमेरिका का स्लोगन था। हम टैक्स तभी देंगे जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, या टैक्स के बदले हमें राजनीतिक अधिकार मिले। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था, एक गुलामी की जिंदगी से मुक्ति चाहते थे अमेरिका के लोग। क्रांति भी हुई। ऐसे में फ्रांस ने अमेरिका का हेल्प किया, अर्थात फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन, अमेरिका का दुश्मन था ही, तो दोनों के दुश्मन ब्रिटेन हो गया। इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का हेल्प किया। इसमें एक लंबा खजाना पैसा खर्च होता है, बहुत लंबा फ्रांस का पैसा अमेरिका की मदद में खर्च होता है। लगभग ऑलरेडी कर्ज के बोझ से फ्रांस दबा हुआ था। 10 बिलियन लिब्रे, जो फ्रांस की करेंसी का नाम है लिब्रे, ये फ्रांस की करेंसी है। 10 बिलियन लिब्रे, लगभग 10 अरब रुपए से भी ज्यादा कर्ज के बोझ से दब गया फ्रांस इसकी मदद करने में। और जो लग्जेरियस लाइफ होती है राजाओं की, रानियों की, महारानियों की, महल को मेंटेन करने में, अपनी सुख सुविधा पर इतना ज्यादा खर्च हो चुका है कि फ्रांस कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। दूसरी पॉइंट, तीसरा, जहां से कर्ज ले रखा है, मतलब जो डेब्ट ले रखा है फ्रांस के किंग ने, उसको पे करने में 10% का टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस प्रकार इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। और फ्रांस की कंडीशन में, इकोनॉमिकल कंडीशन दिन पर दिन वर्स्ट होती चली जाती है। सरकार टैक्स पे करने के लिए आम जनता पर टैक्स लगाना चाहती है। राज दरबार के शानो शौकत में, फिजूल खर्ची में किसी प्रकार की कोई लुईस 16 ने कमी नहीं किया, बल्कि एक राजशाही
जिसको फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं, सामंतशाही व्यवस्था पूरे फ्रांस में देखने को मिलती है। फिजूल खर्ची, मनमाना, राजा अलग कर रहा है, रानी अलग कर रही है, कुलीन वर्ग जिसको एरिस्टोक्रेट कहते हैं, ये सब अलग करते हैं। ये तो कंडीशन थी। और एट द टाइम फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड 3 ग्रुप्स। फ्रांस का समाज अगर देखा जाए तो 3 ग्रुप में बटा था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी ग्रुप, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी ग्रुप। ये 2 स्टेट क्लर्जी या नोबिलिटी, क्लर्जी मतलब चर्च से, जिसे बिशप, फादर, पुजारी वर्ग कह लीजिए, वहां का जो सीधा कैथोलिक धर्म से संबंध, जिसमें बिशप फादर्स आते हैं, जो एक तरह से रिलीजियस टीचर है या मठाधीश लोग हैं, ये भी कम एंजॉय नहीं लेते हैं। और नोबिलिटी कुलीन वर्ग, जिसमें राजा, उसकी पूरी कैबिनेट, पूरी फ्यूडल क्लास, ये आते हैं। बाय बर्थ प्रिविलेजेस क्लासेस हैं, अर्थात राजघराने में आपने जन्म ले लिया, चाहे नोबिलिटी क्लास में या क्लर्जी क्लास में, बाय बर्थ आपको प्रिविलेज मिलेगा। क्या? ऐशो आराम की जिंदगी, राज दरबार का ठाट बाट, अब कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। जबकि ये सर्वोपरि ग्रुप है, ये पॉपुलेशन में माइनॉरिटी है, लेकिन इनकम में मेजॉरिटी में है, टॉप में है इनकी इनकम। क्लर्जी नोबिलिटी पूरी जमीन की, बिल्डिंग की, प्रॉपर्टी के मालिक ये है, सत्ता का भोग ये करते हैं। अब पिसता कौन है? थर्ड स्टेट का समाज। थर्ड स्टेट का वह समाज जहां 90% पॉपुलेशन बिलोंग करते हैं, उसमें भी किसान सबसे ज्यादा, जिसकी उनकी 60% की जमीन पर इन नोबिलिटी या क्लर्जी क्लास के लोगों का शासन व्यवस्था है या उनकी कब्जा है। देखो, इस थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट्स ऑफिसर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, फार्मर्स। ये नॉट प्रिविलेजेस क्लास, ये सारे ग्रुप, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रिविलेज नहीं है। ये टैक्स पे ही है, चाहे व्यापारी है तो, फिलोसफर है तो, टीचर है तो, बैंकर्स है तो इनकम कर सकता है, टैक्स दे सकता है, लेकिन बाय बर्थ इसके पास कोई राइट्स नहीं है। किसान जिनकी आबादी 90% थी, 90%, ये तो बेचारे और वर्स्ट कंडीशन थी। इनकी जिंदगी इनकी सेवा करने में समाप्त हो गई। इसके बाद भी कभी कर्ज के जाल से मुक्त नहीं हुए। ये वर्स्ट कंडीशन थी सोसाइटी ऑफ फ्रांस की। अब आप समझो, इससे उब करके जो आपके बुक में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्टिंग ही है, जनता एकदम पीड़ित हो चुकी है, त्रस्त है फ्रांस के शान शौकत से, राजा की निरंकुशता से। और राजा ऐसी कंडीशन में इस थर्ड स्टेट पर लुइस 16 जबरदस्त टैक्स लगाता है। जिसके पास इनकम नहीं है, पीजेंट्स के पास, स्मॉल पीजेंट्स के पास, वो टैक्स पे करेगा। और जो इनकम वाला है, प्रिविलेजेस वाला है, जिसके पास सब कुछ है, वो टैक्स पे नहीं करेगा। और ऐसे में फ्रांस की फिजूल खर्ची, अमेरिका का मदद करना अगेंस्ट ब्रिटेन, ये सब कारण था जिससे कि फ्रांस का राजकोष खजाना दिन पर दिन खाली होता चला गया। अब फ्रांस कर्ज में डूबता चला गया। अब राजा मतलब वहां का किंग टाइल नामक टैक्स लगाता था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्ट टू द स्टेट। ये डायरेक्ट टैक्स है। टू द स्टेट मतलब सरकार को, स्टेट से मतलब यहां गवर्नमेंट्स को। टेल नामक टैक्स राजा को या सरकार को सीधा जनता को देनी है। और टाइथ नामक टैक्स, TITHES, टाइथ, टीथे, जो भी आप कह लो बच्चों, ये एक रिलीजियस टैक्स है। इस टैक्स को क्लर्जी क्लास का वर्ग वसूल करता है, ये भी टैक्स ले रहा है। टैक्स लेविड बाय द चर्च, मतलब चर्च के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है। क्या? 1/10 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, जो
टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस है उसका 1/10 चर्च को पे करना है। अपनी इनकम का एक भाग राजा को पे करना, डायरेक्ट टैक्स, जिसको टैल कहा गया या टाइल। इसके अतिरिक्त तमाम इनडायरेक्ट टैक्स भी इन थर्ड स्टेट के पीपुल से लगाया जाता है, जैसे टोबैको पर टैक्स, सॉल्ट टैक्स, ये सारी चीजें लगाई जा रही हैं। जनता मेहनत करके कमा रही है, उसे खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में क्लर्जी ग्रुप, नोबेलिटी क्लास वसूल कर रहा है। प्रिविलेजेस क्लास है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर राज परिवार में जन्म ले लिया, अंधा, लूला, लंगड़ा, कुछ भी हो, बाय बर्थ उसके प्रिविलेज है। यहाँ पर एजुकेटेड होगा, मिडिल क्लास है, बिजनेस क्लास है, संपन्न वर्ग भी है, टैलेंट भी रखता है, लेकिन वो नोबेलिटी क्लास से बिलोंग नहीं करता है, क्लर्जी क्लास से बिलोंग नहीं करता है, तो कोई प्रिविलेजेस नहीं है। चाहे उसके पास कितनी भी प्रतिभा संपन्न क्यों, वो टैक्स पे करेगा, वो शोषण का प्रतीक होगा। किसान, आम जनता तो है ही है। इसीलिए इस पूरे ग्रुप को थर्ड स्टेट में फ्रांस के इतिहास में बांट करके रखा गया है समझने के लिए, क्योंकि कोई भी वर्ग इस ग्रुप का प्रिविलेजेस नहीं, केवल प्रिविलेजेस क्लास कौन है, बाय बर्थ, क्लर्जी और नोबेलिटी क्लास। अब इतनी फ्रांस की सोसाइटी की व्यवस्था है, इकोनॉमिकल कंडीशंस है। यहीं पर देखिए, हमने आपको बता दिया ये, तो अमेरिका के 13 स्टेट कोलोनाइज होते हैं, किसके अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट। वही 13 जो स्टेट है अमेरिका के, आगे चल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनते हैं, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करते हैं। 4 जुलाई 1776 को क्रांति अमेरिका की सक्सेस भी होती है। हालांकि आपके बुक में बहुत ज्यादा चर्चा इसकी नहीं है, बस एक लाइन की चर्चा है। अमेरिका ब्रिटेन के युद्ध में फ्रांस ने धन से, पैसे से अमेरिका की मदद किया। लेकिन जो यहाँ चर्चा है, यहाँ तक जान जाइए फ्रेंड्स कि 4 जुलाई की जो क्रांति, 4 जुलाई को जो इंडिपेंडेंस डे अमेरिका में मनाया जाता है, ये इसी समय के दौर का पीरियड है जब फ्रांस में लुई 16 का शासन व्यवस्था है और अमेरिका ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट भी होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहलाता है। आज भी 4 जुलाई को वहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जैसे हमारे देश में 15 अगस्त। अब आप देखिए, लुई 16 की पॉलिसी के अगेंस्ट, उसकी पूरी सिस्टम के अगेंस्ट, अरिस्टोक्रेट के अगेंस्ट, नोबेलिटी क्लास के अगेंस्ट, क्लर्जी क्लास के अगेंस्ट, ये थर्ड स्टेट का पीपुल्स जो 90% पॉपुलेशन है, उससे थोड़ा ज्यादा है, जो इनकी ताकत का, लुई 16 की ताकत का प्रतीक बास्टिल है। पेरिस के नगर में बास्टिल पर अटैक करता है। बास्टिल किलेबंद स्थान है जहां पर सेना और आर्म्स और शस्त्रागार है, आर्म्स है, आर्म्स से संबंधित सारी सामग्रियां हैं। आम जनता को इस समझ में आ जाती है कि अगर राजा को हराना है, राजा को नीचे करना है, उसकी निरंकुशता का अंत करना है, उसके एक्सप्लॉयटेशन को अंत करना है, तो हमें बास्टिल पर हमला करना होगा। और डिमोलिशिंग ऑफ द फोर्ट्रेस, अर्थात वह किला जो किला बंद था पूरी तरह से, उस पर फ्रांस की आम जनता हमला कर देती। बच्चों, ये किला है फ्रांस की बास्टिल, इस पर हमला कर देती। राइटिंग इन पेरिस एंड कंट्री साइड, आम जनता पेरिस में विद्रोह करती है, देहात क्षेत्रों में चली जाती है। किले को तोड़ करके वर्साई के महल को भी हमला कर दिया। किले को तोड़ करके, इतना भव्य किले थे, उसके बड़े बड़े शान शौकत में लगे एक से बढ़ के एक वीआईपी ब्रिक्स, ईंट, जो भी कह लीजिए, मार्बल के, संगमरमर, उच्च कोट की, ऐसे लोगों को सेल की जाती है। आम जनता बेचती है, अपने लिए रोजी रोटी का व्यवस्था करती है। बल्कि ये लोग इसलिए खरीदते हैं कि इतिहास के पन्नों में कभी न कभी ये स्वर्ण अक्षरों में जो दर्ज आज हो रहा है, लोग कल पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये वही जनता है जिस पर फ्रांस की लुई 16 और उसकी मिलिट्री ने अत्याचार किया था। जनता ने तहस नहस करके इन किलों के एक एक ईंट को कूड़े के भाव, जिस भाव में जनता ने बेच दिया।
आज भी बहुत सारे इतिहास के बुक में, यूरोप के इतिहास के बुक में इस बात का जिक्र है। जैसे वहाँ की ईंट थे, जैसे वहाँ के मार्बल्स थे, वहाँ के कुछ किले के अंदर की काफ़ी प्रीशियस मेटल्स वगैरह में मिले, स्टोन बहुत प्रीशियस मिले, उनकी कीमत बड़ी ऊंची रेट पे मिली। आज भी एक वहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक धरोहर के रूप में रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में रखा गया है, कि उसको लोग जाते हैं, जब कभी ट्रेवलिंग करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वो देखने को मिलता है कि किले को तहस नहस करके आम जनता कैसे बास्टिल पर हमला की, 14 जुलाई 1789 को अंदर प्रवेश की और उस ताकत का फ्रांस के राजा लुइस 16 के गुरूर के घमंड को चूर चूर कर दिया किले को तोड़ने के बाद। अब आप समझिए क्या स्थिति कंडीशंस रहा होगा। इसके बाद महंगाई बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेकिन आम जनता की तकलीफ कम नहीं हो रही थी। ब्रेड वगैरह की कीमत बेहिसाबा बढ़ रहा था, तो जनता पावरोटी को भी, मतलब ब्रेड जो खाने के साधन है, उसको भी सड़कों पर लूटना शुरू कर दी। मरता क्या न करता, पापी पेट का सवाल है। इसलिए आम जनता ये भी काम करने के लिए उतर जाती है। न केवल किले का तहस नहस किया, बल्कि दुकानों में घुस करके ब्रेड अर्थात जो खाने पीने की सामग्री है, जहां बड़ी महंगे रेट में बिकते थे, उसको भी छीनना शुरू कर दिया, क्योंकि किसान, आम जनता बहुत पीड़ित थी। यहां तक ये बातें बच्चों कंप्लीट हुआ। ये हमारी फ्रांस की सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी की थी। वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, अब किन कारणों से बास्टिल के किले का पतन हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ सबसिस्टेंस क्राइसिस को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, जिसने क्रांति को सफल किया, वहाँ के फिलोसफर का क्या योगदान है क्रांति में, कैसे आम पब्लिक को वहाँ के फिलोसफर जीन जैक्स रूसो हो या मॉन्टेस्क्यू हो, इन सब ने कैसे शेक किया पीपल, कैसे जागृत होती है, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी की कैसी जनता पर प्रभाव पड़ती है, कैसे मोनार्की समाप्त होती है, किस प्रकार वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट आती है। इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर का पहला वीडियो था। आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना खूब खूब ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वंस अगेन वॉचिंग वीडियो।